क्रांति रैंकर्स एकेडमी पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश। हम सब पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास को और प्राचीन इतिहास का आज 5वां क्लास है। और प्राचीन इतिहास का जो पहला टॉपिक था पाषाण काल, उसको हम सब पढ़ रहे थे। और आज जो प्राचीन इतिहास का जो हम डिवीजन किए थे, उसमें भी खास तौर पे हम पाषाण काल को पढ़ रहे थे। पाषाण काल को पढ़ने के दौरान उनको 3 भागों में बांट के पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है, जिसमें कल के क्लास में हम लोग पूरा पाषाण को पूर्ण रूप से देख चुके थे, उनका हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर चुके थे। आज का जो क्लास है वो केंद्रित रहेगा पाषाण काल का जो अगला डिवीजन है मध्य पाषाण, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो मध्य पाषाण है, मध्य पाषाण का जो भौगोलिक वितरण है, जैसे हम लोग का पढ़ने का क्रम क्या था कि हम बोले थे कि जब पाषाण काल के किसी भी काल को पढ़ेंगे तो हम 3 चीज पढ़ेंगे। पहला, भौगोलिक वितरण को पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ते थे हम लोग? भौगोलिक वितरण को पढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। क्या क्या बताओ? भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं उपकरण को, उस समय के उपकरण क्या थे। और तीसरा हम लोग उस समय के जीवन यापन, लाइफ स्टाइल कैसा था उस समय के। हम तीनों काल में ये चीज को देखेंगे और लास्ट में हम बोले जब ये तीनों काल को हम पढ़ लेंगे तो लास्ट में कंबाइंडली ये देखेंगे उस समय के जो पेंटिंग है, चित्रकला है, मुख्य तौर पे जो संस्कृति का पार्ट है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो अंत में तीनों काल खत्म करने के बाद उस चीज को हम लोग देखेंगे, मुख्य तौर पे भीम बेटिका को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के भौगोलिक वितरण को। थोड़ा सा याद रख लेंगे, जो मध्य पाषाण काल का टाइमलाइन है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, एटलीस्ट कहा जाए तो 4,000 बीसी का अंतर है। 4,000 बीसी के काल को ही क्या कहा जाता है? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4,000 बीसी। इंटरवल कितना है? 4,000 बीसी। और मेरे ख्याल से ये सबसे छोटा काल है, पाषाण काल का सबसे छोटा काल है। एक बार आप लोग देख लेंगे तीनों का, मेरे ख्याल से सबसे छोटा काल यही है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहला चीज भौगोलिक वितरण को देखते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य पाषाण कालीन स्थलों का विस्तार देखने को मिलता है। जैसे विभिन्न राज्यों में देखने को मिलता है, या जैसे मान के चलो यूपी में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, बहुत ऐसी जगह है। तो प्रत्येक स्थल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थल को हम लोग देखते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। हम क्या बोले थे, जब भौगोलिक वितरण को हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे ये देखना होता है, 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, वो भौगोलिक स्थल किस राज्य में स्थित है, और दूसरा ये बन सकता है कि किस स्थल से किस चीज का साक्ष्य मिला है। ऐसे बहुतों साक्ष्य मिला है, लेकिन हर साक्ष्य को याद करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। तो जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य है बस उनको याद करके हमें चलना है। जो इंपॉर्टेंट स्थल है उनको दिमाग में रखना है, वो किस जगह पे है, किस राज्य में है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। कहने का मतलब जो नॉर्थ इंडिया है वहां से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं कहां से? उत्तर प्रदेश से। तो देखो, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बेलन घाटी। क्या है बताओ? बेलन घाटी। आप सबको पता है कि पाषाण कालीन स्थल जो भी होंगे वो कहां होंगे? नदी घाटी के आसपास भी होंगे। नदी घाटी के आसपास ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वह उस टाइम के जो मानव थे उनके पास क्या नहीं था? प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं था। तो उनको रहने का एक जो सही जगह है वो
वही सही था, क्योंकि वहां पे क्या होता था, उनको पानी भी मिल जाता था, आसपास में पत्थर भी मिल जाता था। कहने का मतलब उसको रहने की हर एक व्यवस्था, हर एक संसाधन नदी घाटी के बगल में मिल जाया करता है। जैसे जैसे मानव विकास की ओर जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अधिशेष की उपस्थिति आएगी, तो फिर मानव धीरे धीरे जो घास के मैदान है वहां पे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो मेन कारण यही है। तो सबसे पहला हम लोग बेलन घाटी को देखते हैं। क्या देखते हैं? बेलन घाटी को देखते हैं। एक जगह है बेलन घाटी में, चौपानी मांडो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल चौपानी मांडो। कहेंगे कि चौपानी मांडो जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे चौपानी मांडो। क्या क्या बताओ? पहला स्थान क्या निकल गया यूपी में? चौपानी मांडो। क्या निकल के आया? चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। अब देखना क्या इसमें कोई इंपॉर्टेंट बातें भी है, थोड़ा सा इनको हम लोग देख लेते हैं। क्या चौपानी मांडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है? तो देखो चौपानी, यहां से मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य और घास फूस की झोपड़ियां का प्रमाण मिलता है। यह विश्व के सबसे प्राचीन मृद भांड का स्थल माना जाता है। दो चीज याद रख लेंगे, बर्तन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलता है? चौपानी मांडो में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्तन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, बर्तन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, ये अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से बर्तन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। देखो बर्तन का ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ यहां से मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ चौपानी मांडो से ही बर्तन के साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन इसमें यह कहा जाता है बर्तन का सबसे पहला साक्ष्य, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सब जगह से मिल सकते हैं बर्तन का साक्ष्य, हर एक जगह, क्योंकि जहां भी मानव रहेंगे तो वहां पे तो धीरे धीरे ये बर्तन फैलता जाएगा ना, यहाँ के लोग बर्तन का यूज करेंगे, फिर सब जगह के लोग बर्तन का यूज करेंगे। तो लेकिन क्या है, बर्तन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य कहां को देखने को मिलता है? चौपानी मांडो में, इसलिए ये खास है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्या है, यहां सबसे प्राचीनतम मृदभांड का माना जाता है। दूसरा क्या है, ये सबसे प्राचीनतम मृदभांड का स्थल माना जाता है। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड हम लोग पढ़ेंगे आगे। प्राचीनतम मृदभांड का स्थल माना जाता है, ठीक है, प्राचीनतम मृदभांड का स्थल माना जाता है। चौपानी मांडो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बर्तन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं पे मिलता है, प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य सबसे पहले कहां मिलता है? चौपानी मांडो में मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आया? अब आ जाते हैं यूपी के एक नया क्षेत्र, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। कहां पे? प्रतापगढ़ का क्षेत्र में, मतलब बेलन घाटी का ही क्षेत्र है। बेलन घाटी में ही आता प्रतापगढ़ क्षेत्र, बेलन घाटी में ही आता प्रतापगढ़ क्षेत्र। और वहां पे एक जगह है सराय नहर राय। क्या बोलते इसको? सराय नहर राय। क्या है? सराय नहर राय। क्वेश्चन पूछेगा चौपानी मांडी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, बेलन घाटी के आसपास है। सराय नहर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में ही है, बेलन घाटी के आसपास ही है। यहां पे क्या देखने को मिलता है? देखो यहां से मानवीय अतिक्रमण के साक्ष्य और युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। देखो मानवीय, ये इंपॉर्टेंट है, युद्ध का प्रमाण सबसे पहले कहां मिलता है? तो हम क्या बोलेंगे? सराय नहर के पास युद्ध का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो युद्ध का प्रमाण यदि है तो कहीं ना कहीं याद हो जाएगा, युद्ध का प्रमाण जहां पे होगा, युद्ध क्यों होगा? जब किसी न किसी के बीच में इंक्रोचमेंट हुआ होगा, मानवीय अतिक्रमण होगा, तब तो युद्ध हुआ होगा ना, तो इसलिए ये खुद याद हो जाएगा। तो युद्ध का प्रमाण कहां मिलता है? सराय नहर राय के पास सबसे पहले मिलता है। इसके अलावा स्तंभगर्द, पोस्ट होल्स और सामूहिक कब्र की भी प्राप्ति होती है। देखो इनको याद, इसको मत याद रखो, ये याद रखो, सामूहिक कब्र की प्राप्ति कहां पे होती है? पहला क्या है? युद्ध के प्रमाण, सराय नहर से युद्ध के प्रमाण। दूसरा क्या है? सामूहिक कब्र की प्राप्ति, मतलब एक साथ बहुत लोगों का कब्र की प्राप्ति कहां पे मिलता है? सामूहिक कब्र की प्राप्ति कहां से देखने को मिलता है? सराय नहर के राय के पास पड़ता है, ठीक है। तो सराय नहर के पास दो इंपॉर्टेंट है, युद्ध का प्रमाण देखने को मिलता है, दूसरा सामूहिक कब्र की का जो साक्ष्य सबसे पहले मिलता है, कहां पे मिलता है? सराय नहर के। देखो सराय सामूहिक, सराय और सामूहिक याद रख लेना। सराय नहर युद्ध का प्रमाण, तो युद्ध का प्रमाण मतलब क्या? जहां पे अतिक्रमण हुआ होगा। तो ये दोनों चीज याद रखना है, हम पूछेंगे लास्ट में, ठीक है। तो हम दो चीज देखे, चौपानी मांडो और सराय नहर राय को हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़े
नोट अपने नोट्स में ऐड करते जाएंगे, ठीक है, साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। चलते हैं आगे, आ जाते हैं, तीसरा हो गया था ना, चौथा पीडीएफ पे। अच्छा ये इसमें ऐड हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दो जगह और है, एक है महदहा, एक जगह है दमदमा, ठीक है, एक जगह है महदहा और एक जगह है दमदमा। हम दो जगह देख चुके हैं, पहला चौपानी मांडो जो बेलन घाटी के आसपास है, दूसरा क्या था बताओ, सराय नहर, ठीक है। सामूहिक कब्र की प्राप्ति कहां से प्राप्त हुई थी, सराय नहर से प्राप्ति हुई थी। युद्ध का प्रमाण कहां से देखने को मिला था, सराय नहर के पास देखने को मिला था, ठीक है। तो ये सारा चीज दिमाग में रखना है। तो हम यहां पे आते हैं उत्तर प्रदेश का एक नया स्थल महदहा, कहां पे, महदहा, महदहा, दो चार बार बोलेंगे महदहा, क्योंकि बोल के ही याद होने वाला ये सारा चीज। हर चीज को हम समझ के नहीं पढ़ते हैं, कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जिसको याद करना भी पड़ता है। तो दो चार बार बोलेंगे मेरे साथ, महदहा, 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 ठीक है। दूसरा क्या है, दमदमा, 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 दो चार बार बोलेंगे, अपने मन में बोलेंगे, जब क्लास कर रहे हो आप सब तो मेरे साथ बोलेंगे। एक होता महदहा, दूसरा दमदमा, ठीक है, अच्छा शब्द है। हाँ, आप लोग खुद सोचते होंगे क्या अच्छा सब सही में है, ठीक है। तो महदहा, तो यहां से क्या, हड्डी के आभूषण मिलता है, बोन ऑर्नामेंट्स मिलता है, और स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है। महदहा से दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये खास तौर पे महदहा से ये इंपॉर्टेंट है, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का जो प्रमाण मिलता है वो सबसे पहले महदहा से मिलता है। अब सोचो, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का प्रमाण क्या चीज को दर्शाता है, बताओ थोड़ा सा, सती प्रथा नहीं दर्शाता, बताओ। तो सोचो, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, महदहा से मिलता है। कहां से, महदहा से मिलता है। पहला चीज याद हो गया। हड्डी के आभूषण, जो मानव थे हड्डी का आभूषण का यूज करना उस टाइम में सीख गए थे, तो हड्डी के आभूषण का जो साक्ष्य मिलता है कहां से मिलता है, महदहा से ही मिलता है। महदहा से ही मिलता है। दो चीज, महदहा से क्या क्या मिलता है, स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। सामूहिक रूप से दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता था, अभी बताए थे, बताओ तो बताओ, सराय नहर से मिलता है ना। तो और स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य महदहा से मिलता है, ठीक है। और हड्डी का आभूषण भी कहां से मिलता है, महदहा से मिलता है। दो चीज याद हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है दमदमा, ठीक है। देखो, एक ही कब्र में 3 शवों को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। कुल 41 मानव शव, ये याद रखना है, एक साथ 3 शवों को दफनाने का प्रमाण सबसे पहले कहां मिलता है, दमदमा। अब सोचो, एक साथ 3 शव कौन हो सकते हैं, थोड़ा सोचना तो, इसका कोई उचित जानकारी नहीं है, तो बस याद रख लेना है, एक साथ 3 शवों को दफनाने का प्रमाण कहां से मिलता है, दमदमा से मिलता है। कहां से, दमदमा से मिलता है, बस ये याद रखना, ठीक है। तो दो याद कहां से रखना है, चौपानी मांडव से 2 याद रखना है। 2 कहां याद रखना है, 2 कहां याद रखना बताओ, सराय नहर का याद रखना है। उसके बाद महदहा से भी 2 याद रखना, 6 हो गया। दमदमा से 1 याद रखना, 7 को साक्ष्य याद रख लेना है। 7 साक्ष्य कहां से याद रखना है, यूपी से याद रखना है। हम पे यकीन करो, 7 से ज्यादा नहीं पूछेंगे, खास तौर पे हाँ पूछने का तो कुछ भी हो सकता है, 7000 साक्ष्य मिले होंगे, ठीक है, तो उस पे नहीं जाना है, लेकिन ये 7 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना याद होना ही चाहिए आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्वेश्चन पूछेगा, 3 शवों को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, दमदमा से मिलता है। हड्डी के आभूषण का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, महदहा से मिलता है। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, महदहा से मिलता है। सामूहिक रूप से दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, महदहा से मिलता है। युद्ध का प्रमाण कहां से मिलता है, युद्ध का प्रमाण कहां से मिलता है, सराय नहर से मिलता है, ठीक है। सामूहिक रूप से कहां से मिलता है, बताओ तो एक बार फिर से तुम लोग, सराय नहर से मिलता है, ठीक है। हम क्या, सराय नहर, 100 से सराय नहर, 100 से सामूहिक, तो ये याद रखना। थोड़ा सा ये देख लो क्या है, इन स्थलों से मध्यपाषाण कालीन मानव की शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य की भी जानकारी मिलता है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, हर जगह से ये देखने को मिलेगा जो मध्यपाषाण काल की शारीरिक बनावट है, क्योंकि यहां से देखो हड्डी के आभूषण है, और जो मान कहीं पे यदि शव की प्राप्ति होगी तो वो तो सीधा देखने को मिलेगा ना कि वहां पे बनावट कैसा है, सीधी सी बात है।
तो ये अपने कॉमन सेंस की बात है। जहां से दफनाने का साक्ष्य मिलेगा तो वहां पे सीधी सी बात है उनकी शारीरिक बनावट देखने को मिलेगा, मानव शरीर की जो शारीरिक बनावट है वो कैसे है, उनकी स्वास्थ्य की भी जानकारी मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये कोई खास चीज नहीं है। हाँ, आगे बढ़े, चलो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उत्तर प्रदेश से हम कहां आ गए, अब उत्तर प्रदेश से होते होते मध्य प्रदेश में आ गए ना, ये वाले क्षेत्र यहाँ पे आ गए मध्य प्रदेश में। उसके बाद फिर राजस्थान जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे गुजरात आएंगे। तो ऐसे क्रम याद रखना है। हमने सबसे पहले क्या देख लिया, यूपी को हमने देख लिया। तो मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में दो जगह है, मध्य प्रदेश में याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के दो जगह है, ठीक है। मध्य प्रदेश में दो जगह है, एक होता है भीमबेटका। भीमबेटका, देखो भीमबेटका पता है तीनों मतलब पाषाणकालीन तीनों काल में इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे भीमबेटका नवपाषाण काल में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा क्या है, आदमगढ़। क्या है, आदमगढ़। भीमबेटका और आदमगढ़। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ आदमगढ़ पाषाणकालीन स्थल किस राज्य में स्थित है, तो क्या बोलेंगे, बताओ। भीमबेटका तो सब कर लेते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, लेकिन आदमगढ़ यदि पूछेंगे तो बच्चे वहां पे थोड़ा सा सेंसलेस हो जाते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछेगा अभी की बात, बताओ आदमगढ़ कहां पे स्थित है, आदमगढ़ पाषाणकालीन स्थल कहां पे स्थित है, मैच द कॉलम दे देगा, तो आप क्या कर नहीं लोगे, बिल्कुल कर लोगे आप। अब आदमगढ़ कहां पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद जिले में याद रहे तो ठीक है, आदमगढ़ में होशंगाबाद एक जिला है। यहाँ पे पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ में पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। बार बार बोलता हूं, उसको याद कर लेना। पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो हम जवाब देंगे आदमगढ़ से। ये आदमगढ़ कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद, उसी होशंगाबाद में एक जगह पड़ता है आदमगढ़। याद रहे तो ठीक है, बस दो चीज याद रख लेना कि मध्य प्रदेश में क्या है, आदमगढ़ है, और आदमगढ़ से ही हमें सबसे पहले पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। पशुपालन में तो वहां के लोग पशुपालन करते थे, ठीक है। तो ये है। अगला है राजस्थान। मध्य प्रदेश में दो स्थान देख लिए, भीमबेटका और आदमगढ़। अगला है राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है बागोर। क्या, बागी नहीं, बागोर। क्या है, बागोर। अरे बागोर बोल दे, बागोर। अरे गोरा नहीं, बागोर। चलो याद हो गया। चलो, यह भारत के सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे क्या बोलते इसको, बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल क्या है, बागोर है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो रख लेना, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है। जरूरी यहीं से तो मिलेगा, बहुत जगह से मिला होगा, तो यहां से भी मिला है, तो उतना खास नहीं है। हमें क्या खास लगता है, जहां से पहली बार मिला है और प्राचीनतम है वो इंपॉर्टेंट। जो कहां से मिला है, आदमगढ़ से मिला है। तो याद रहे तो ठीक है, लेकिन इतना जरूर याद रख लेना कि मध्य पाषाणकालीन स्थल जो बागोर है वो कहां पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलो, लंगनाज। गुजरात में एक जगह पड़ता है लंगनाज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। गुजरात में एक स्थल है मध्य पाषाणकालीन स्थल लंगनाज। यहां से 14 मानव कंकाल और गेंडे की हड्डियों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या क्या मिले हैं लंगनाज से, 14 मानव कंकाल। 14 मानव कंकाल कहां से मिले हैं, लंगनाज से मिले हैं। और क्या मिले हैं, गेंडे की हड्डियों का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है, लंगनाज से। लंगनाज देखो, ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, कंकाल दोनों हड्डी है। तो लंगनाज से पहले यही याद रखना कि लंगनाज से तो हड्डी मिला है। तो क्या क्या मिला है, कौन कौन सा हड्डी मिला है, तो 14 मानव कंकाल की हड्डी और गेंडे की हड्डी। गेंडे की हड्डी, तो गेंडे वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गेंडे की हड्डी का अवशेष सबसे पहले कहां से प्राप्त हुआ है, लंगनाज से। क्या मेरी बात समझ में आया। अब सोचो, एक चीज तुम खुद सोचिए, बताओ, हो सकता है उस टाइम में जो मानव है
गेंडे को भी पालता होगा, हो सकता है ना। तो क्या यहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिला फिर? तो जो इंपॉर्टेंट रहता है ना कि जैसे मान के चलो कि प्राचीनतम कौन है, पहला कौन है, तो पहला कौन था? आदमगढ़ हो गया। तो यहां से क्या याद रख लेना है? 14 मानव कंकाल की हड्डी और क्या? गेंडे की अवशेष। तो ये यहाँ पे देखो आदमगढ़ से क्या याद रखना है, लिख देते हैं थोड़ा सा। आदमगढ़ से क्या याद रखना है बताओ? आदमगढ़ से सबसे प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ये याद कर लीजिएगा। बागौर कहां पे है? राजस्थान में है, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक लंगनाज से याद कर लीजिएगा, लंगनाज में क्या याद रखना है? लंगनाज में आप याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे मान के चलो आपको क्या याद रखना है? 14 मानव कंकाल की हड्डी, 14 मानव कंकाल मिलता है, और गेंडे को याद रख लीजिएगा। तो सिर्फ गेंडे याद रखिए, गेंडे की हड्डी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो लंगराज कहां पड़ता है बताओ कोई? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 हो गया, आ जाते हैं। तो इतना कम से कम याद रख लेना आप, ठीक है। बाद बाकी बहुत जगह से मिला है, जैसे एक दो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलो जैसे हम लोग कुछ जगह को और अन्य थोड़ा सा इसको नोट में तुम लोग लिखना चाहते हो लिख लो। जैसे जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ महाराष्ट्र से भी मिला है, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र से भी मिला है, कर्नाटक से मिला है, यहाँ पे भी बहुत स्थल होंगे। उसके बाद ये तो आपको तमिलनाडु में भी मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा होता क्या है ना कि ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में जो मध्य पाषाण कालीन स्थल मिला है उनको हम लोग टेरी समूह कहते हैं, टेरी समूह कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बताओ टेरी समूह का संबंध किस राज्य से है, किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से है? तो हम क्या बोलेंगे? तमिलनाडु से। थोड़ा सा इसको याद कर लेना। कह देगा कि बताओ टेरी समूह का संबंध किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से है? तमिलनाडु से। हो गया ना। उसके बाद ये दक्षिण भारत हो गया ना, तो दक्षिण भारत में। उसके बाद आंध्र प्रदेश से भी है, आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा कुछ क्षेत्र। कल हम बताए थे आंध्र प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट था पूरा पाषाण में? कर्नूल, याद रखो कर्नूल, लिखो जल्दी कमेंट में। क्या कर्नूल में? क्या कर्नूल के क्या? जल्दी बताओ कर्नूल के क्या? चिंता मत करो, चिंता मनगढ़ी से क्या मिला है? आज का प्रथम साक्ष्य मिला है, बताए थे। रिकॉल करो, रिकॉल, बिना रिकॉल के कुछ नहीं फायदा। पढ़ के रिकॉल करते जाओ, जिस टाइम में जो चीज पढ़ रहे हो उनको रिकॉल करते जाओ, रिकॉल। चलो आंध्र प्रदेश, उसके बाद बताओ और बहुत सारा, उड़ीसा भी है। तो लगभग बहुत सारा। तो एक चीज बताओ, लगभग में भारत के उत्तर भारत में भी इसका साक्ष्य मिलता है, उसके उत्तर पश्चिम भारत में भी मिलता है। उसके बाद देखा जाए कहीं न कहीं दक्षिण भारत में मिलता है, पूरब साइड में भी मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। तो कहीं न कहीं ऐसे ऐसे क्षेत्रों से ये मध्य पाषाण कालीन स्थल का साक्ष्य मिला है। कहने का मतलब जितना जहां से एक तरह से कहा जाए जो पूरा पाषाण कालीन स्थल था, लगभग में उसी जगह पे मध्य पाषाण कालीन स्थल देखने को मिलता है, ठीक है। तो कम से कम हम क्या बोले, इसमें कौन स्थल कहां पे है, जितना इस पे हम करवाए हैं उनको याद कर लेना, और कौन से जगह से कौन कौन साक्ष्य मिलते हैं जितना लिखवाए हैं उतना याद कर लेना। क्या मेरी बात? तो एक चीज तुमने इसमें क्या देखा बताओ? तो मध्य पाषाण कालीन स्थल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ठीक है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े तो बताओ, बढ़े चल लो। आ जाते हैं थोड़ा सा इस पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक वितरण को हम लोग देख चुके हैं पूर्ण रूप से। अब हम थोड़ा सा अगला जो है उपकरण और तकनीक, कहने का मतलब उस समय के जो औजार क्या है, इंस्ट्रूमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है, उपकरण को देखेंगे। किसको? उपकरण को देखेंगे भाई साहब। उपकरण कैसे थे उस टाइम में, कैसे कैसे बर्तनों क्या बोलते उसको, उपकरण का यूज करते थे, कैसे कैसे क्या बोलते उसको, हथियार का यूज करते थे उस टाइम के मानव, मध्य पाषाण कालीन मानव, ठीक है। और फिर देखेंगे ऐसे उपकरणों से वो कैसा टेक्नोलॉजी डेवलप करते थे, वो तकनीक। फिर वहां पे देखेंगे तीर धनुष का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा पहली बार,
ठीक है, तो आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे, अपने जीवन को समझ पाओगे कि हम कहाँ थे भाई, कैसे यहाँ आए हैं, कहाँ तक आ गए हैं। अभी से जब रिलेट करोगे ना तो पता चलेगा यार मानव कहाँ था, कैसा था और अभी कैसा है। तो थोड़ा सा अपने आप को सोचने का मौका दोगे ना तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इतिहास, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स। माइक्रो देखो, माइक्रोलिथ्स स्पष्ट ही है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ्स का मतलब होता है पत्थर। छोटे पत्थर के उपकरण को, छोटे पत्थर के उपकरण को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ्स, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। तो क्वेश्चन बनता है जो माइक्रोलिथ्स उपकरण का उपयोग किया जाता था, सूक्ष्म पाषाण उपकरण का उपयोग किया जाता था, किस काल में किया जाता था? तो आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल। तो क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं। पूरा पाषाण में क्या हुआ था बताओ? पूरा पाषाण के 3 भाग को हम देखे थे, बताओ। इसमें कोर पत्थर, इसमें बताओ, इसमें बताओ फ्लैट पत्थर, इसमें बताओ फ्लैट भी होगा, और पॉलिश्ड पत्थर, हड्डियों से निर्मित उपकरण 3। क्या मेरी बात समझ आ रहा ना? देखो पहले वाला गुण तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नया गुण आ जाता ये 3। ठीक है, बताओ क्या बोले थे इसमें? चॉपर चॉपिंग संस्कृति, निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद ये बताओ फ्लैक्स संस्कृति, मध्य मध्य पूरा पाषाण काल बताए थे। याद है ना? याद कर लेना, भूलना मत। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको, हाँ इन पे आ जाते हैं। हाँ इस पे आओ। इसमें क्या है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण। क्या है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ्स। इन उपकरणों का आकार बहुत छोटा होता था, नाम से स्पष्ट है। माइक्रो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक तुम रख सकते हो, इसलिए इन्हें पिग्मी इंप्लीमेंट्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ जो मध्य पाषाणकालीन उपकरण है उसको क्या कहा जाता है? पिग्मी इंप्लीमेंट्स। देखो ये सब मतलब जरूरी नहीं कि तुमको मतलब ये कोई पूछे तो हो ही जाए, बस शब्द याद रखो पिग्मी इंप्लीमेंट्स, ताकि एग्जाम में यदि इस टाइप्स के ऑप्शंस दिखे तो मार देना है। माइक्रोलिथ्स हो गया, पिग्मी इंप्लीमेंट्स हो गया, तो इनको क्या कहा जाता है? किस काल के उपकरण है? ये सारे सूक्ष्म पाषाण उपकरण। ठीक है, याद रख लेना। 1 सेंटीमीटर से 5 से 10 तक मान के चलो। ठीक है, तो पिग्मी इंप्लीमेंट्स ये होता सूक्ष्म पाषाण उपकरण। इस टाइम के जो उपकरण थे उसका आकार त्रिभुजाकार था, चंद्राकार था, समलंगाकार का था, बहुत सारे गलत, मतलब त्रिभुजाकार था, इस टाइप के थे, इस टाइप के भी होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के थे। सामग्री देखो, अब देखो ये जो बनते थे किससे? जो मध्य पाषाणकालीन जो क्या बोलते उसको उपकरण है वो किससे बनते थे? बहुत ही महंगे पत्थर से बनते थे, बहुत ही महंगे पत्थर से बनते थे, बहुत ही महंगे पत्थर और भारी पत्थर हुआ करता था ये। ठीक है, महंगे और भारी पत्थर हुआ करता था, जैसे चल्ट हो गया, जैस्पर हो गया, एगेट हो गया, स्फटिक हो गया। याद नहीं रखना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये बता, बस ये याद रखना कि भारी बहुत ही महंगे पत्थर थे, उस समय के कीमती पत्थर थे ये। चल्ट, जैस्पर, एगेट, स्फटिक याद नहीं रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं याद नहीं रखना, बस एक समझ डेवलप के लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें क्या याद रखना, अभी तक मैक्रोलिथ को मध्य पाषाणकालीन उपकरण बोलते हैं, पिग्मी इंप्लीमेंट्स उसी को बोलते हैं, बहुत छोटा आकार का होता है। ये भी याद नहीं रखना है। ठीक है, याद हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, तो बताओ ये चीज समझ में आ गया ना? यहाँ पे हड्डी के उपकरण मध्य उत्तर प्रदेश के महदहा से प्रचुर मात्रा में पाए हुए हैं। अभी तो बताए थे ना, हड्डी के उपकरण महदहा से बताए थे ना, एक बार पीछे जाकर के देख लेना। महदहा से प्रचुर मात्रा में पाया गया है हड्डी के उपकरण। ठीक है, तो ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है। बस 2 चीज याद रखना है, मैक्रोलिथ्स, पिग्मी इंप्लीमेंट्स। ठीक है, और अब देखो थोड़ा सा इसका, ये किससे बनते थे? बहुत ही महंगे पत्थर हुआ करते थे, चर्ट, जैस्पर, एगेट और स्फटिक। तो बताओ ये माइक्रोलिथ्स होता कैसा था? तो थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं। एक पीडीएफ में ऐड किया हूं इसमें, और यहाँ ऐड हो गया ना, कोई यहाँ फोटो ऐड हो गया। देखो यहाँ कुछ बताते हैं, यहाँ पे कुछ बताता हूं, थोड़ा ध्यान से आप सब सुनेंगे प्यार से। ठीक है, हम क्या बोले थे कि जो माइक्रोलिथ्स उपकरण हुआ करते थे वो बहुत ही महंगे पत्थर से बनते थे। ये सारे पत्थर देखो, चैट है, जैस्पर, ये भी बताए थे ना, ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये सब सारे पत्थर है।
देखो ये जो जिस क्या बोलते टेक्नोलॉजी के द्वारा बनता था, इनको कहा जाता प्रेशर फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? प्रेशर फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी, प्रेशर फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी, प्रेशर फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी, प्रेशर फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी। 4-5 बार बोल दी है, 4-5 बार बोल याद हो गया होगा सुन के भी। अब देखो प्रेशर फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी क्या था। अब देखो ये व्यक्ति है, ये छोटे से दादाजी है, ठीक है, चलो ये है। अब देखो इसके हाथ में क्या है, क्या बताओगे ये क्या है? क्या बताओगे तो ये क्या है? थोड़ा सा कोई बताओ, देखो क्या है, बताओ 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 तो क्या है? चलो जैसे मान के चलो ये कोई किसी चीज का सिंग है, जैसे मेरे ये हो सकता है कि ये हिरण का सिंग हो। क्या हो? हिरण का सिंग हो, बहुत ही मजबूत होता है हिरण का सिंग, ठीक है। इनके हाथ में ये छोटे छोटे क्या है? पत्थर है। क्या है? छोटे छोटे क्या है? पत्थर है। देखो ये क्या है? पत्थर है। अब ये दादाजी क्या कर रहे हैं कि इस पत्थर पे ऊपर से जोर से प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसे जैसे मान के ये वैसे ये है, हमको हाथ पे प्रेशर डालना जोर से एकदम। ये क्या है यहाँ पे? ये सिंग का ऊपर वाला ये वाला भाग क्या है? जो सिंग है इसके ये वाला भाग क्या? तीखा, मतलब क्या बोलते उसको, नोकदार टाइप का है। ये वाला जो भाग है ये नोकदार टाइप का, इस टाइप का है। ये जैसे मान के लिए है, तो ये वाला भाग क्या? नोकदार टाइप का है। तो ये पत्थर पे क्या करते हैं? जोर जोर से इनको खुरचते हैं, खुरचते खुरचते। देखो नीचे में क्या गिर रहा है, देख रहे हो? खुरचने के बाद क्या गिरता है नीचे में? छोटे छोटे चीज गिरता है, जिनको हम लोग क्या बोले थे वहां पे नवपाषाण में, पूरा पाषाण के फ्लैक बोले थे। क्या बोलते? फ्लैक बोलते हैं। अब ये क्या करेंगे, तो इसी को बोलते हैं क्या? फ्लैक बोलते हैं। तो फ्लैक समझ में आ गया। और ये देखो ऊपर से प्रेशर मार रहे हैं तो फ्लैक गिरता है, इसलिए इसको प्रेशर फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, बताओ प्रेशर फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस काल के मानव करते थे? तो बताओ बताओ किस काल के मानव करते थे? मध्य पाषाण काल के। बताओ मध्य पाषाण काल के। कोई दिक्कत तो बताओ? नहीं। अब ये ऐसा उपकरण का उपयोग कैसे करते थे वो? तो जैसे देखो ये कंबाइंड औजार बनाते थे, मिश्रित औजार बनाते थे। कैसे? देखो अब यहां पे तुमको मैं एक चीज बताता हूं। जैसे यहां पे क्या है, जैसे ये देखो ये क्या है? ये तो हड्डी है। चलो ये क्या है? ये जैसे मान के चलो किसी भी चीज का हड्डी है, ठीक है। क्या है? किसी भी चीज का हड्डी है, किसी भी जानवर का हड्डी है। ये क्या है? लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। तो मानव क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे फ्लैक्स आए हैं इनको यहां पे एडजस्ट करेंगे, इसी क्योंकि उसमें क्या है, वो धारदार टाइप का, पतला है तो धार होगा उसमें। तो ये यहां पे देखो एडजस्ट कर देंगे किसी तरह से। देखो देखो क्या बन गया। ये एडजस्ट करने के बाद क्या बनेगा बताओ? ये धारदार है और जब बोलो किसी भी चीज को काटेगा, खचा खच खचा खच। तो बताओ पहले की तुलना में उपकरण अब थोड़ा सा क्या होते जा रहा है? ये मिश्रित उपकरण बनके तैयार हो रहा है। दो चीज, इसमें हड्डी का भी यूज कर रहा है मनुष्य, और बताओ पत्थर का भी यूज कर रहा है अपने बुद्धि और विवेक से। तो मानव के अंदर बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे बताओ कैसे हो रहा? ऐसे हो रहा, ग्राफ उसका ऊपर जा रहा है। अब यहां देखो क्या कर रहा है, ये हड्डी है, इनके इसमें भी लगा देगा। देखो ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे यहाँ पे पत्थर का यूज कर रहा है, भाला बन गया इसका। यहाँ पे देखो ये पत्थर का, जैसे मान लीजिए ये क्या है? हड्डी है इस टाइप का। यहाँ पे क्या कर देगा? ये पत्थर लगा देगा, फ्लैग पत्थर लगा देगा। तो बताओ ये किसका काम कर देगा? भाला का काम नहीं करेगा, बताओ ऐसे फेंकेगा, भाला का काम कर जाएगा। अब मानव क्या करेगा? फिर देखो ये क्या है? लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। ये बताओ तीर धनुष हो गया ना, ये भी लकड़ी है। यहां के ऊपर में क्या फ्लैग पत्थर लगा देगा। बताओ लकड़ी और क्या? पत्थर। तो बताओ इसका उपयोग किसमें करेगा? तीर धनुष में करेगा। तो क्या बताओ पहले की तुलना में मानव का जीवन स्वीकार करना हो गया, और जो उनके कुछ कार्य है वो क्या आसान नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो उपकरण जैसे जैसे उन्नत होते जाएगा तो फिर मानव का जीवन क्या होते जाएगा? आसान होते जाएगा। तो मेरी बात समझ में आया ना? तो ये सब चीज हम तुमको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है, एक समझ विकसित हो सके आपके अंदर। तो क्या याद रखना है? प्रेशर फ्लैकिंग तकनीक, ठीक है। और इसी काल में मिश्रित औजार का मानव प्रयोग करना शुरू कर दिया। मिश्रित औजार का मतलब हो गया मानव ने क्या किया? बताओ
जानवर की हड्डी के साथ पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लकड़ी के साथ मानव ने क्या किया बताओ? लकड़ी के साथ मानव ने क्या कर दिया बताओ? हड्डी का क्या बोलते उसको, पत्थर का प्रयोग शुरू कर दिया। तो यही सारा चीज है। तो ये हम लोग बढ़िया से देख चुके हैं। आगे चलते हैं, पांचवा हो गया, याद कर लीजिएगा इस सारी चीज को। अब थोड़ा सा उपकरण भी हो गया, हाँ ये भी हो गया ना, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। ठीक है, याद कर लीजिए, कुछ कुछ चीज बोले हैं तो बस याद करना है। ये तो हो गया ना, 7 हो गया, 8 चलना ना। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं जीवन यापन पे, लाइफ स्टाइल। कहते हैं ना कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल भाई कैसा है। अब एक चीज सोचो कि हमारे दादाजी के जो लाइफ स्टाइल थे और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उनमें क्या परिवर्तन है? कुछ न कुछ। फिर दादाजी यदि कंपेयर करें अपने दादाजी से, तो फिर उनके दादाजी से सुनी हुई बातें हमको हमारे दादाजी बोलते हैं कि मेरे दादाजी का लाइफ स्टाइल ऐसा है, तो क्या हम अपने से उनका कंपेयर करेंगे तो बताओ कुछ तो अंतर हुआ होगा ना। तो अभी तुम देखना इनके जीवन यापन के बारे में। तो देखो जीवन यापन मतलब क्या होता है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसा है, कहने का मतलब वहां के जलवायु कैसा है, सर्दी गर्मी कैसा है, ये भी किसी भी चीज का, किसी भी कहीं के लोगों का जीवन यापन वहां के जलवायु भी निर्धारित करता है। वहां के खान पान कैसा है, क्या खान पान कैसा है, कैसा खाना खाते वहां के लोग, वहां के लोगों का आवास कैसा है, ये भी निर्धारण करता है वहां के लोगों का आवास कैसा है। ठीक है, वहां के लोगों का सामाजिक धार्मिक जीवन कैसा है, सामाजिक धार्मिक जीवन कैसा है, छुआछूत है कि क्या वहां पे कोई धर्म का प्रभाव है, क्या वहां पे परिवार कैसा है, संयुक्त परिवार है, या मतलब ये सारा चीज निर्भर करता है। तो बहुत सारा चीज इस पे निर्भर करता है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। कम से कम जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 8 नंबर पीडीएफ भी कुछ था नहीं था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस पे। हाँ, तो देखो हम थोड़ा सा अपने तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो फिर पीडीएफ भी तुम लोग पढ़ लेना एक बार, हम अपने तरीके से क्या बताते हैं। जो मध्य पाषाण का एक बार देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आ जाएंगे उस पर। ठीक है, पीडीएफ पे आ जाएंगे, एक बार पहले देख लेते हैं ना, उसके बाद पीडीएफ पे आ जाएंगे। पीडीएफ एक सपोर्ट का काम करता है ताकि आप लोग के लिए बेहतर है। तो देखो यहाँ पे जो जलवायु था, बताओ इस समय में कौन से काल थे? कल क्या बताए थे बताओ? प्लीस्टोसीन काल। क्या बताए थे? प्लीस्टोसीन। अब आ जाएगा होलोसीन। क्या आ जाएगा? होलोसीन। रिलेट कर लेना कि कौन सा ईयन, कौन सा एरा, कौन से पीरियड, कौन से इपो, कौन से काल, बताओ कौन से। 1 मिनट रुको, आवाज कर रहा है क्या? हाँ अब ठीक है ना, तो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ अब ठीक है ज्यादा। हाँ, तो कौन से? होलोसीन। ठीक है, क्या हो गया? होलोसीन। अब बताओ होलोसीन का मतलब क्या कि उस समय में जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। पहले के कंपेयर में, पहले क्या था, जो प्लेस्टोसीन से उसको हम लोग हिमयुग बोलते हैं, लेकिन अब क्या हो गया, जलवायु में थोड़ा सा क्या हो गया, तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ा। बताओ जब तापमान बढ़ेगा तो वहां पे जो है जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए। तो तापमान बढ़ने से क्या होता है ना कि वहां की जो जमीन है, उस समय की जो भूमि थे, वहां पे घास आना शुरू हो गया। ठीक है, क्या आना शुरू हो गया? घास आना शुरू हो गया। घास पे रहने वाले मछली का उत्पादन शुरू हो गया। मछली का उत्पादन शुरू हो गया। कहने का मतलब उस समय के लोगों का जो एक तरह से कहा जाए मुख्य भोजन था, वो मछली और घास हुआ करता था। क्या मेरी बात समझ आया? मतलब एक तरह से कहा जाए मुख्य भोजन इसको हम लोग मानते थे। बाद बाकी आप सबको पता है, वो लोग कच्चे मांस खाते थे, वो लोग धीरे धीरे और बहुत चीज खाते होंगे, बड़े बड़े जानवर भी खाते होंगे, और क्या क्या खाते होंगे क्या पता। तो मुख्य तौर पे मुख्य भोजन यदि देखा जाए, तापमान बढ़ने से घास का मैदान हुआ और मछली का उत्पादन वहां पे बढ़ा। अब किस टाइप की मछली था वो कह पाना मुश्किल है। ठीक है, अब सोचो एक चीज बताना तुम लोग, और क्या हो सकता है बताओ? तो मानव का मुख्य भोजन क्या बन गया? मछली, और क्या बताओ? मछली बन गया। ठीक है,
अब एक देखो यहां पे थोड़ा सा हम लोग यदि खान पान की बात करें, खान पान की बात करें तो देखो यहां पे क्या होता है। जो उस टाइम के एक चीज देखो, खान पान वो क्या पका हुआ भोजन खाते थे या कच्चा भोजन खाते थे, यहाँ पे दो बात उत्पन्न के आता है। अभी तक हमने पूरा पाषाण काल में क्या देखा है, कच्चा भोजन करते थे, कच्चे मांस खाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं से जो साक्ष्य मिलता है, अधजल हड्डी देखने को मिलता है, अधजल हड्डी, आधा जला हुआ हड्डी का साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाण काल में कुछ कुछ जगहों से आधा जला हुआ हड्डी का साक्ष्य मिलता है। और ये आधा जला हुआ हड्डी क्या चीज को दर्शाता बताओ, कि मानव पका हुआ भोजन करते होंगे, मानव पका हुआ भोजन करते होंगे। कहने का मतलब हमने जो पूरा पाषाण काल में देखा था कि उस समय में आंध्र प्रदेश के कर्नूल और चिंतामणगढ़ी जगह से आग का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते थे कि मानव ने सही में आग का प्रयोग करना सीख गया। लेकिन जैसे मध्य पाषाण काल में आते हैं तो मानव ने क्या किया, आग का व्यवहारिक उपयोग शुरू कर दिया, व्यवहारिक उपयोग शुरू कर दिया। क्या मेरी बात समझ आया? मानव ने क्या किया, आग का व्यवहारिक उपयोग शुरू कर दिया। बताओ कोई दिक्कत तो खान पान में हमने क्या देखा कि थोड़ा सा पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया। कैसे पता चला कि कहीं कहीं से आधा जला हुआ हड्डी का साक्ष्य मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव ने पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, यहां से कहीं कहीं से सिलबट्टे का साक्ष्य मिला है। सिलबट्टे जानते हो, लोढ़ी सिलौट, घर में अभी भी है, ये अभी भी है लोढ़ी सिलौट। ये मम्मी ऐसे ऐसे करती है ना, लोढ़ी सिलौट। तो यहां से क्या होता है ना, इससे क्या स्पष्ट होता है कि मानव के खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। मानव के खान पान में क्या आया है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है। सिलवट्टे क्या दिखाता है कि मानव के खान पान में थोड़ा सा बदलाव आया है, परिवर्तन आया। दो चीज हो गया। खान पान में हमने क्या देखा, थोड़ा सा पहले के कंपेयर में मानव के अंदर थोड़ा सा क्या हो गया, परिवर्तन आया है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट ले लेते हैं आवास पे। क्या आवास। अभी हमने क्या देखा पूरा पाषाण काल में कि मानव कहीं पे अस्थायित्व जीवन नहीं जीते थे, खानाबदोश जीवन जीते थे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह घूम करके घुमक्कड़ जीवन जिया करते थे। लेकिन क्या इस काल में भी ऐसा जीवन जीते होंगे मानव? तो यहां से कहा जाता है कि आवास में कि कहीं कहीं से लकड़ी और मिट्टी के झोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि मानव अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से देखने को मिलता है। तो पहले के कंपेयर में क्या हो रहा है, मानव के अंदर थोड़ा सा, पहले के कंपेयर बोल रहे हैं, थोड़ा सा अस्थायी जीवन की ओर वो अग्रसर होगा। क्या मेरी बात समझ आया? दूसरा चीज आवास हो गया। आवास में हालांकि व्यवहारिक तौर पे अस्थायित्व जीवन को अभी तक प्राप्त नहीं किया है मानव ने, व्यवहारिक तौर पे मानव ने अस्थायित्व को प्राप्त नहीं किया है, अस्थायित्व जीवन को प्राप्त नहीं किया है। परमानेंट लाइफ स्टाइल, क्या बोलते उसको, परमानेंट जो उसका आवास स्थल है वो फिक्स नहीं हुआ अभी तक, लेकिन थोड़ा सा पहले के कंपेयर में परिवर्तन आया है। क्या मेरी बात समझ में आया? अब थोड़ा सा देख लेते पशुपालन पे। पशुपालन, अब देखो एक चीज बताता हूं, पशुपालन, एक मिनट देख लो। क्या हम लोग देखेंगे, पशुपालन। बोलो पशुपालन। यहां पे पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। कहां से मिला था, कमेंट में देंगे। बोले थे इंपॉर्टेंट बोले थे इंपॉर्टेंट। मानव ने सबसे पहले क्या बोलते, पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, कमेंट में जरूर लिखे, नहीं तो समझ जाओ। तो बताओ कहां से मिलता है प्राचीनतम साक्ष्य, मानव का सबसे पहले पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, वो आप सबको पता है। तो इसका मतलब क्या, मानव ने पशुपालन भी, मतलब पशु का पालन, जीव जंतु मतलब पशुपालन भी शुरू कर दिया है, ठीक है। अब सोचो पूरा पाषाण काल में कहीं से ये देखने को नहीं मिलता, ना कृषि का साक्ष्य मिलता है वहां पे, ना पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, लेकिन यहाँ पे पशुपालन का भी साक्ष्य मिलने लगा है। कहने का मतलब हो सकता है मानव पशु का पालन इसलिए करता हो, अपने भोजन के लिए करता हो,
भोजन के लिए करता हो सकता है, मानव इनका उपयोग सुरक्षा के लिए करता हो। कई मान के चलो बड़े बड़े जानवर है, ठीक है, अब बड़े बड़े जानवर है, एक जैसे मान के चलो वो कुत्ता पालता है, तो वो क्या करेगा, कुत्ता थोड़ा सा मतलब क्या उसका सेंस थोड़ा सा ज्यादा काम करता है, तो किसी बड़े जानवर का आने का आभास दे देगा वो, ठीक है, तो उनको क्या कर देगा, सचेत कर देगा, तो फिर वहां से वो क्या करेंगे, जो मानव है वहां से खिसक जाएंगे। तो कहने का मतलब पशुपालन क्या प्रदान करता है, भोजन प्लस सुरक्षा। क्या मेरी बात समझ आया ना? तो ये चीज है, दो चीज समझ में आया, बताओ, ठीक है। बट ये पशुपालन कोई एक यहाँ की नियमित व्यवस्था नहीं थी, नियमित व्यवस्था नहीं थी। एक होता है नियमित व्यवस्था, किसको बोलते हैं, जैसे आपको होता है कि आपके पशुपालन से जैसे मान के चलो कि आपका आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही है, आपको वो एक व्यापार हो गया, जैसे मान पशुपालन कर रहा है, तो पशुपालन का मतलब ये हो गया कि वो आपको आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त कर रहा है, वो आपको अधिशेष की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, मानव अपने काम के लिए कर रहा है, भोजन के लिए कर रहा है, सुरक्षा के लिए कर रहा है, सीधी सी बात है। तो इस काल की कोई नियमित व्यवस्था पशुपालन नहीं था। क्या मेरी बात समझ आया? बताओ, कोई दिक्कत तो? ठीक है। अब एक चीज बताना, यहां से भी बर्तन का भी साक्ष्य मिलता है, बर्तन का भी साक्ष्य मिलता है, खान पान यदि होगा तो बर्तन भी मिलेगा, तो बर्तन का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। पशुपालन मिलेगा, बर्तन का भी साक्ष्य देखने को मिलेगा। देखो यहां से अभी तक कोई कपड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है, कहां पे नहीं था, पूरा पाषाण काल में भी कपड़े का साक्ष्य नहीं था, मध्य पाषाण में कपड़े का साक्ष्य नहीं था। इसका मतलब मानव अभी क्या, विदाउट कपड़े की ही वो अभी तक जी रहे हैं, कपड़ा अभी तक नहीं पहना है वो। कृषि के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अभी तक कृषि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पशुपालन का साक्ष्य तो मिल गया है, बट उस समय के कोई वो नियमित व्यवस्था नहीं था पशुपालन। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आ जाते हैं, देखो ये टॉपिक मतलब पॉइंट बाय पॉइंट तुम अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, हम अपने तरीके से जो बता रहे उनको लिख लेना नोट में, ठीक है। बाद बाकी पीडीएफ तो ही है आपके पास, तो लेकिन ये जो तरीका से आप बनाइएगा ना थोड़ा सा सिस्टमेटिक है। तो एक है सामाजिक और आर्थिक जीवन, इस पे आ जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। देखो एक चीज बताना तुम लोग, कहते हो सामाजिक, कहने का मतलब उस टाइम के मानव कहीं कहीं से संगीत नृत्य कहा जाता है, संगीत का भी, नृत्य का भी, और पारिवारिक जीवन का भी थोड़ा थोड़ा कहीं पे, पारिवारिक जीवन मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो आप परिवार में रहना सीख गए हैं, क्योंकि अस्थायित्व आएगा तो मानव कहीं ना कहीं थोड़ा सा अस्थायित्व आएगा तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेगा। तो इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है, संगीत भी देखने को मिलता है। संगीत होगा तो वहां पर नृत्य होगा ही होगा, क्योंकि पहले संगीत उसके बाद नृत्य, तो उसके बाद पारिवारिक जीवन भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। मतलब जीवन जीने की संकेत को दर्शाता है कि मानव धीरे धीरे अपने अंदर एक परिवर्तन ला रहा है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियां में क्या देख रहे हो आप, आर्थिक गतिविधियां में क्या देख रहे हो, मानव पशुपालन कर रहा है, पशुपालन का उद्देश्य क्या है, भोजन और सुरक्षा। समझ में आ रहा ना? तो ये है, थोड़ा सा संगीत नृत्य पारिवारिक जीवन का भी साक्ष्य देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा उसका बड़ा रूप कहां देखने को मिलेगा, नवपाषाण काल में। अभी कहां पे स्थित, भीति कला क्षेत्र भीमबेटका में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, और अब देखो यहां पे कुछ धर्म की बातें भी हो जाए। क्या उस समय मानव कोई, क्या बोलते उसको, धर्म पे बात कर ले, बताओ। देखो मानव उस समय में क्या करते पता है, अब सोचो कि मानव क्या बोलते उसको, मतलब कि दफना रहे, क्या कर रहे हैं, कब्र में दफना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दफना रहे। शवधान का साक्ष्य मिलता है, कब्र में शवदान का साक्ष्य मिलता है। अंतिम संस्कार, इसी को बोलते हैं ना, अंतिम संस्कार का साक्ष्य मिलता है। इतना ही नहीं, मानव जो है पति और पत्नी को एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, पति और पत्नी को एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है, लिखेंगे आप, कहीं 3 आदमी को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है सामूहिक रूप से। ये क्या बतलाता है, बताओ, ये क्या बतलाता है, जो अभी के धार्मिक ग्रंथ में है ये ऐसा चीज, अंतिम संस्कार का अभी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ है, हमारे ग्रंथ है, उसमें ये सब चीज को दर्शाया गया है। तो सोचो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे मानव क्या कर रहा है, अपनी परंपरा को अपना रहा है। क्या कर रहा है, परंपरा को अपना रहा है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब सब चीज का कंक्लूजन एक ही है। मैं यही बोलूंगा कि मानव के सब चीज का कंक्लूजन एक ही है मेरे दृष्टिकोण से,
कि मानव के उपकरणों में परिवर्तन, साथ ही साथ उसके तकनीकी में परिवर्तन मानव के बौद्धिक विकास को दर्शाता है, मानव के बौद्धिक विकास को दिखाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को दिखाता है, बौद्धिक विकास को दिखाता है कि मानव धीरे धीरे बौद्धिक विकास की ओर अग्रसर है, मानव का दिमाग धीरे धीरे विकासशील की अवस्था में है। क्या मेरी बात समझ आया? बाद बाकी आप क्या याद रखेंगे? जलवायु, देखो बस एक सिनॉप्सिस याद रखो। जलवायु याद रखना है, खान पान कैसा था, आवास कैसा था, सारा चीज आ जाएगा। पशुपालन था या नहीं? बिल्कुल था। बर्तन का भी साक्ष्य मिलता है, मृदभांड पढ़े थे ना हम लोग। कपड़े नहीं है अभी तक, नवपाषाण काल में आ जाएगा। कृषि भी नहीं है, नवपाषाण काल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताओ धर्म में क्या देखे थे, बताओ। अंतिम संस्कार की विधि को देखे, अंतिम संस्कार में युगल समाधान को देखे थे, एक साथ दफनाया जा रहा है, 3 को दफनाया जा रहा है, सामूहिक रूप से दफनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये घर बोलो, आवास कैसा है, पक्का कच्चा, बट उस समय की वो एक क्या बोलते उसको, नियमित व्यवस्था नहीं थी। तो ये सारा चीज है। तो तुम एक चीज कर देना कि दोनों के अंतर को समझ लेना, दोनों को कंपेयर करके चलना, पूरा पाषाण काल को और मध्य पाषाण काल को। तो तब पता चलेगा जो मानव की विकास क्रम की यात्रा है वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है। मानव धीरे धीरे तकनीकी रूप से विकसित होते जा रहा है, बौद्धिक रूप से विकसित कैसे होते जा रहा है, मानव के धीरे धीरे नए नए रीति रिवाज कैसे बनते जा रहे हैं, परिवार कैसे बनते जा रहे हैं। ठीक है, तब मजा आएगा समझने में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो क्या होगा ना कि साक्ष्य क्लियर होते जाएगा। ठीक है, हर चीज का साक्ष्य क्लियर होते जाएगा। तो ये थी आज का क्लास, थोड़ा सा देख लो, पढ़ लेना। देखो धनुष बाण का उपयोग हम बता दिए थे, धनुष बाण का उपयोग कर लेगा। देखो एक तरह से उपकरण में धनुष बाण का भी उपयोग शुरू कर देगा मानव। ठीक है, बताए थे ना कि धनुष बाण का उपयोग मानव शुरू कर देगा। मुख्य आधार क्या था? शिकार था, मछली पकड़ना, अभी बताए थे। खाद्य संग्रहण था। अर्ध अस्थायी बस्ती है, जैसे निर्माण चौपानी मांडो में अभी बताए थे, लकड़ी के खोपड़ी, और उसके बताओ और क्या, मिट्टी के। तो कहां से मिलता है ये भी याद, अस्थायी बस्ती का निर्माण कहां? चौपानी मांडो में, याद रख लेना। चौपानी मांडो में एक चीज और बताए थे, वो भी याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया, याद रहे तो ठीक है। देखो कुत्ता को संभवतः सबसे पहला पालतू बनाया किस काल में? हम क्या बोले थे अभी, पशुपालन। तो पहला क्या बोलते उसको, पालतू किसको बनाया था? कुत्ता का भी हम जिक्र किए थे। मध्य पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। क्यों बनाया? 2 कारण हो सकता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है, मेरे ख्याल से सुरक्षा का ही दृष्टिकोण होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो ये चीज देख लेना। ठीक है, बाद बाकी इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। 1 मिनट, एक पीडीएफ और देख लेते हैं, आगे क्या कुछ और दिए हैं क्या। हाँ, भीमबेटका हम अभी बताए थे कि धीरे धीरे वहां पे जो नृत्य है, उसके बाद नृत्य है, उसके बाद वहां पे संगीत है, इसका भी थोड़ा सा, क्योंकि संगीत आएगा तो नृत्य आएगा ही, तो वहां पे इसको अलग से देखेंगे। उसके बाद आभूषणों का शौक। देखो मानव ने क्या किया बताओ, जैसे एक चीज और देखो, आभूषण। इस काल में एक चीज देखा जाता है कि हड्डी का आभूषण देखने को मिलता है। तो मानव ने श्रृंगार में भी रुचि दिखाया है, श्रृंगार में भी रुचि दिखाया है। देखो मानव अब हड्डी और दांतों से बने आभूषण पहनने लगा था, सामाजिक और धार्मिक चेतना का विकास होने लगा था। अब कहने का मतलब सोचो थोड़ा सा कि मानव जब क्या बोलते उसको, श्रृंगार क्यों करेंगे बताओ, क्या दर्शा रहा है? श्रृंगार क्यों करते हैं लोग? कहीं ना कहीं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने बेहतर बनने का कोशिश करता होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर इमोशंस आता होगा, कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए उनके अंदर जो सामाजिक और धार्मिक चेतना है वो आना शुरू हो गया होगा। तो ये भी एक चीज, आभूषणों का शौक था उस। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह के चित्र भी देखने को मिलता है, तो ये डांस देखने को मिलता है इस टाइप के। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि मानव, नृत्य का मतलब ये होगा कि संगीत पहले आया होगा, क्योंकि संगीत पे ही नृत्य किया जा सकता है, तो संगीत और नृत्य देखने को मिलता है। उसके बाद बड़े बड़े आभूषण देखने को मिलता है। तो ये सामाजिक धार्मिक जीवन में परिवर्तन को, लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, तो 10 हो गया। 11 नंबर में क्या है? अंतिम संस्कार। धार्मिक विश्वास क्या था? मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा विकसित हो गई। मृत्यु के बाद
अब देखो ये कहना मुश्किल, मध्यपाषाण काल में मानव में मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा विकसित हो चुकी थी। शवों को अच्छा देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम संस्कार में धार्मिक विश्वास, ठीक है, ये क्या है, अंतिम संस्कार में धार्मिक विश्वास, थोड़ा सा बताओ इसमें कुछ बताओगे? बताओ। देखो यहाँ के जो मानव थे, एक चीज और सुन लो, बहुत अंतिम संस्कार की बात करते हैं तो कहीं कहीं से एक साक्ष्य और मिला है कि मानव को जब दफनाया जाता था, तो मानव को जब दफनाया जाता था उनके साथ उनके कुछ जो वस्तु थी, उनके जो कुछ वस्तु थी, जैसे मतलब कुछ कुछ चीज ऐसा था जो उसके साथ में रहता था, उनके जो कुछ मतलब कुछ कुछ चीज ऐसा होता नहीं जो आपके साथ है, तो उनके उनके वस्तुओं को भी उनके साथ दफना दिया जाता है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है बताओ भाई? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं मानव ये मतलब मृत्यु के बाद भी मानव का जीवन क्या है। तो ये अवधारणा इसके कारण ही विकसित हुआ हो। ऐसा क्यों करते होंगे मानव, ऐसा किया हो? तो मृत्यु के बाद की अवधारणा, मृत्यु के बाद की जीवन का कॉन्सेप्ट कब आता है? मध्यपाषाण काल में आता है, क्योंकि यहां से साक्ष्य मिलता है कि मध्यपाषाण काल में से क्या साक्ष्य मिलता है कि मानव के साथ साथ उनके वस्तुओं को भी दफना दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात है। अब शवों को पश्चिम दिशा में सिर करके, देखो एक डायरेक्शन में, ठीक है, अभी भी ये परंपरा चल रहा है, एक डायरेक्शन में शव को रख करके दर्शाया जाता था। एक डायरेक्शन में शव को क्या, ये पश्चिम थोड़ी होगा भाई, दक्षिण होगा ना। शवों को दक्षिण दिशा में सिर करके दफनाया जाता था, अभी भी ये परंपरा मौजूद है। तो कहीं न कहीं कब्रों में औजार दे दिया जाता था, आभूषण और खान पीने की वस्तु रखी जाती थी। सामूहिक और स्त्री पुरुष को युग्म समाधान सामूहिक संरचना की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब देखो, अंतिम संस्कार की जो विधि थी क्या क्या थी बताओ? पहला चीज, स्त्री पुरुष को एक साथ, स्त्री और पुरुष को एक साथ सामूहिक रूप से दर्शाना, यह सामाजिक संकेत की ओर, सामाजिक संकेत को दर्शाता है, संकेत को दर्शाता है। उसके बाद मानव जब मरते थे तो उनके साथ उनके वस्तुओं को रख दिया जाता था, जैसे उसके जो औजार थे, उसके जो आभूषण थे, उनके जो खाने पीने की वस्तुएं थी, उनको साथ दे दिया जाता था। और मानव की जो क्या बोलते दफनाने की प्रक्रिया थी, उनको दक्षिण की दिशा में सर रख करके दफनाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्यपाषाण काल के मानव के बीच में जो मृत्यु के बाद की जीवन की अवधारणा थी वो संभवतः विकसित हो चुकी थी। क्या मेरी बात क्लियर है ना? तो थोड़ा समझो, अच्छी चीज है। तो ये हो गया। आ जाते हैं, कोई प्रश्न है आपके मन में? ठीक है, कहने का मतलब एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल है, इस काल को एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल माना जाता है। याद कर लेंगे, जो मध्यपाषाण काल है इसको एक संक्रमण काल माना जाता है, ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो ये है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। फिर से बोलते हैं कि आप सब इस क्लास को प्यार दीजिए, आप सब प्यार देंगे तभी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा और हमें भी थोड़ा सा और मेहनत करने का प्रेशर हम पे रहेगा। और फिर जब हम और मेहनत करेंगे तो आप सबके लिए ही फायदेमंद है। ये वीडियो यदि बहुत स्टूडेंट्स ऐसा है, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त ऐसा उसके पास नहीं पहुंच पाता है, तो आप कोशिश करें जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जो इस ऐसा वीडियो वो पाना चाहते हैं, ऐसे क्लास को देखना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाए। ठीक है, बाद बाकी हो सके तो आप अपने मोबाइल फोन में बहुत सारे आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, तो वहां पे कम से कम मेरे लिए, ठीक है, आपके इच्छा पे डिपेंड करता है, आप हो सके तो थोड़ा सा स्टेटस लगा दीजिए इस लिंक का। ठीक है, आप स्टेटस लगा दीजिए और कभी कभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए हो सके तो। बाद बाकी आप पे डिपेंड करता है, यदि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, बाद बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आप सब जब ऐसा करेंगे तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, कुछ नया करने का हमें भी अवसर मिलेगा। बाद बाकी आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और क्या इस क्लास में कुछ परिवर्तन करने के लिए आप सब बोलते हैं, कुछ नया करने के लिए आप लोग बोलते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप अपना
राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट दे करके जरूर लिखें। देखिए आप सब जब क्लास करते हो तो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें, ठीक है, कुछ भी लिख दो कमेंट में, ताकि मुझे भी एक पता चले कि मेरी वीडियो ये बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिख दे, ठीक है। बाद बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नवपाषाण काल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।